कांग्रेस पार्टी में मांग के चला जा रहा है कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे जोधपुर से, सचिन पायलट लड़ेंगे अजमेर से या टोंक सवाईमाधोपुर से, हरीश चौधरी बाड़मेर से। ये चर्चाएं चल रही है। क्या वाकई जो नेता है ये चाहते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़। तो हिस्ट्री ये है कि वो 5 साल तक विधायक रख के इंतजार करते हैं और 5 साल बाद फिर मैदान में आकर के मुख्यमंत्री का पद झटकने की कोशिश करते और कामयाब हो जाते हैं। सचिन पायलट लड़ेंगे इसकी भी संभावना मुझे नहीं लगती। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अब अगर सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में कौन लड़ेगा? भाजपा पार्टी में एक नेता का नाम है किरोड़ीलाल मीणा। उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, तो ये गुर्जर मीणा की नाराजगी आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्या भुगतनी पड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी की आज की जो राजनीति है ना, के अंदर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो चाहे कोई और हो, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई भी जाति का कितना ही बड़ा लीडर हो सर नहीं उठा सकता। अगले जो 2028 के चुनाव होंगे उसके पहले भजन लाल को रिप्लेस किया जाएगा। सिंधिया तो नहीं बन सकती है। को जिस तरीके से ओवरलैप करने के लिए दूसरी नेता तैयार की गई है, दिया कुमारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल जा सकते हैं और चाहते भी हैं अंदरूनी रूप से कि गठबंधन हो जाए क्योंकि मैं फिर से सांसद बन जाऊं। गोविंद डोटासरा ऐसे कुछ नेता है जो चाहते हैं कि आ जाए, हमें भी फायदा मिलेगा। हनुमान बेनीवाल को चूंकि सिर्फ एक सीट मिली है, वो बेमुश्किल से 2000 कुछ वोटों से जीते हैं, वो 23 वोटों से। उनकी एक बात समझ में आ गई है कि स्थिति उनकी बहुत अच्छी है नहीं। इसकी संभावना 50% है अभी कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के अलायंस होने। तो डोटासरा खास है, लेकिन डोटासरा का टेन्योर बहुत लंबा नहीं होगा। डोटासरा को हर हालत में रिप्लेस किया जाएगा ही जाएगा। अशोक चांदना और सचिन पायलट एक साथ नजर आए हैं। क्या दोनों गुजर नेता एक आते हैं तो क्या लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? इसलिए ऐसे में ये कहना है कि दोनों साथ दिखना, साथ तो गहलोत और पायलट भी दिखे थे इस चुनाव के अंदर। उन्होंने कह भी दिया था हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए, पर क्या जनता को नहीं पता कि अपने झगड़े खत्म नहीं हुए? तो सचिन पायलट और चांदना एक साथ हो जाएंगे दिल से, इसकी संभावना बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 1.5-2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। कांग्रेस मंथन कर रही है किस प्रकार से हम भाजपा को, जिस प्रकार से वो लगातार 2014 का 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है, क्लीन स्विप मारा है कांग्रेस का, तो उनकी नजर रहेगी कि फिर से हम अपनी सीटें ले और भाजपा को रोके। और भाजपा की नजर रहेगी, भाजपा की रणनीति रहेगी कि हम 25 की 25 सीटें जीते। तमाम राजस्थान के राजनीति के मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है योगेंद्र गुप्ता, जो हमारे साथ अक्सर रूबरू होते हैं और अब तो काफी समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं। सर, चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है। क्या देखते हो, कांग्रेस पार्टी पर नजर रहेगी किस प्रकार से भाजपा को वो रोक पाएगी या फिर नहीं रोक? नहीं, देखो, जहां तक अगर आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जिस आक्रामक अंदाज में वो काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 25 में से 25 सीट उनके हिस्से में जाए। अब राम मंदिर के बाद में जिस तरीके का माहौल देश में है, उसको कांग्रेस डाइल्यूट कर सकती है, यहाँ पर 1-2 सीटें निकाल सकती है। ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि कांग्रेस कैंडिडेट किस तरह का लेकर आती है, क्योंकि कई बार अगर आप ऐसा कैंडिडेट ले आते हैं जो बहुत मजबूत हो और जिसकी अपनी पकड़ बहुत ज़बरदस्त हो, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई कैंडिडेट होगा? दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, क्या उसके अंदर वो कोई खामी निकाल पाएगी? क्योंकि वो तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर निकालनी होगी, खाली राज्य स्तर पर कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप राज्य स्तर के अगर फेल्यूर की बात करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो नेशनल इलेक्शन में बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आज की वर्तमान स्थिति में देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ है नहीं राजस्थान में, क्योंकि रिसेंटली उनकी हार हुई है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह का नैरेटिव माहौल जो बना है उसको बरकरार रखें। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त बढ़त अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बढ़त में राजस्थान के अंदर है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, युवा जीत के भी आए, वरिष्ठ नेताओं को मौका मिला, मंत्री चुनाव हार गए, तो जिस प्रकार से सुखजित सिंह रंधावा ने कहा है कि हम युवाओं को मौका देंगे इस बार, तो क्या युवाओं के बल पे मैदान में उतरना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डर रही है कि जो लहर चल रही है भाजपा की और राम मंदिर का भी काम हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को डर है वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा, हार गए तो उनकी साख कम हो जाएगी? देखिए, वरिष्ठ नेताओं को तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी उतारा था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सब धराशायी हो गए। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस को कहीं न कहीं अंदर खाने लग रहा है
कि अगर वरिष्ठ नेताओं को उतारा जाएगा तो उनके साथ जो एक इतिहास साथ में चलता है, उनकी जो एक छवि साथ में चलती है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड साथ में चलता है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जो लोकसभा चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी वहां पर होगी तो शायद उससे पार नहीं पा सकते। तो इसलिए उनकी कोशिश ये हो सकती है कि वो युवाओं को चुनाव में उतारे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप बहुत ज्यादा एलिगेशन नहीं लगा सकते उनके ऊपर, बहुत ज्यादा लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि राजनीतिक हिस्ट्री उनकी है नहीं। तो उनको उतारा जाए। दूसरी बात, अगर वो हार भी जाते हैं तो पार्टी कैटेगरी में नहीं खड़ा होगी और पार्टी के पास एक प्ली हो जाएगी कहने के लिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने युवाओं को मौका दिया और वो हार गए, और ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट था और हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। तो एक तरह से वो अपने जो वरिष्ठ नेता उनको बचा लेगी और साथ में हार का ठीकरा बहुत आसानी से नए आने वाले युवाओं के सर पर मत देगी। कांग्रेस पार्टी में मांग के चला जा रहा है कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे जोधपुर से, सचिन पायलट लड़ेंगे अजमेर से या टोंक सवाईमाधोपुर से, हरीश चौधरी बाड़मेर से। ये चर्चाएं चल रही है। क्या वाकई जो नेता है ये चाहते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ूं या फिर मैदान में उतरूं भाजपा के सामने? देखो, ये कयास है और चर्चाएं हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे या कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो वर्तमान में विधायक हैं और अशोक गहलोत की अब तक की हिस्ट्री आप देखें तो हिस्ट्री ये है कि वो 5 साल तक विधायक रह के इंतजार करते हैं और 5 साल बाद फिर मैदान में आकर के मुख्यमंत्री का पद झटकने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। जैसा 2018 में हुए, उसके पहले 2008 के अंदर भी कामयाब हुए वो। तो और दूसरा, अशोक गहलोत को अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे, पहली बात तो जीतने की संभावना कम है, तो हारने का मतलब है कि अपने ऊपर एक धब्बा लगवाना। दूसरा, कि जीत भी गए तो राजस्थान की राजनीति से सेंटर में जाके क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर में वर्तमान में जो हालात है उसको देखकर लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं सत्ता में आ सकती है सेंटर के अंदर। तो वहां पर वो जाके करेंगे क्या? कम से कम यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री है, उस नाते उनको जो रुतबा है, जो सुविधाएं मिली हुई है, जो बंगला गाड़ी सब मिला हुआ है, उसका उपभोग वो कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत का मुझे नहीं लगता। जहां तक सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट लड़ेंगे इसकी भी संभावना मुझे नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ का प्रभारी अगर है सचिन पायलट, तो उनको तो छत्तीसगढ़ में रहना है, वहां की स्ट्रेटेजी बनानी है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ गठबंधन करना है, किस तरीके से वहां चुनाव प्रचार होगा, कमान कैसे होगी, मुद्दे क्या होंगे। अब अगर सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में कौन लड़ेगा, वहां कौन लड़वाएगा? और अभी मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का प्रभाव चेंज करके उनको यहाँ की राजनीति में लाया जाएगा। दूसरी बात, सचिन पायलट की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि वर्तमान में अब कांग्रेस जो आला कमान है वो राजस्थान के अंदर एक सिनेरियो चेंज कर रहा है। जैसे टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, दलित चेहरे को, हाँ, और इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष उनको बदलने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। तो शायद डोटासरा वो चेंज किया जाएगा। तो वो सने सने धीरे धीरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर कर रहा है। तो ऐसे में उनको वो राजस्थान में लोकसभा का चुनाव लड़ा है और फिर वो लोकसभा में वापस से सक्रिय हो जाए। यहाँ के अगर लोकसभा सांसद बनेंगे तो राजस्थान में सक्रिय रहेंगे। तो जो खड़गे चाहते हैं, जो आलाकमान चाहता है, उस सांचे में उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना फिट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा का चुनाव यहाँ पे लड़वाया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आलाकमान को लगता है कि सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव लड़कर एक सीट जीत सकते हैं, वो लड़वा सकता है। लेकिन सचिन पायलट भी शायद नहीं लड़ना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि विधायक है और लोकसभा चुनाव में जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था कि 25 की 25 सीटें बीजेपी की आ गई, अगर इस बार भी सचिन पायलट लड़ते हैं और हार जाते हैं तो सचिन पायलट की छवि पर गहरा असर होगा। इसलिए सचिन पायलट शायद खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। जिस प्रकार से उनको महासचिव बनाया, छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, क्या राजस्थान की राजनीति से उनको हाईकमान ने बाहर भेजा है और अशोक गहलोत को भी कन्वेयर बनाया है इंडिया गठबंधन में, तो क्या दोनों ही महत्वपूर्ण नेताओं को राजस्थान से बाहर भेजने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, उनका प्लान यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो खटास है, जो दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी, वो इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। और अगर वो खत्म नहीं होगी तो उसका खामियाजा चुनाव में भुगत चुके हैं। अगर वो खत्म नहीं होगी तो आने वाली कल की जो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति है उसके अंदर लगातार ये द्वंद्व चलता रहेगा। इसका एकमात्र उपाय है कि इनको यहां से बाहर भेज दो। सचिन पायलट को तो जब पिछली बार युद्ध हुआ था इनके बीच में, तब भी कहा गया था कि दिल्ली आ जाओ, लेकिन सचिन पायलट चूंकि अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे, वो गए नहीं। तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया,
महासचिव बना दिया, इसका सीधा मतलब है कि आपको सेंटर की राजनीति करनी है। और छत्तीसगढ़ के बाद में उनको किसी और स्टेट का प्रभार दिया जाएगा, तो फिर आपको वहां जाना है। अशोक गहलोत को कन्वीनर बनाया गया है, इसके बाद कोशिश होगी कि अशोक गहलोत को फिर ऐसी कोई जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि वो सेंटर में व्यस्त हो जाए और राजस्थान की राजनीति में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से नई जमीन तैयार की जाए, झगड़े को मिटाया जाए, नई पौधा यहाँ पर अपनाया जाए और उसके माध्यम से यहाँ पर राजनीति की जाए, ताकि ये जो सिर्फ टॉवल है कांग्रेस की, उससे मुक्ति मिले और एक नया रास्ता, नया मार्ग। लेकिन डोटासरा भी अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। मैंने कहा ना कि आज डोटासरा खास है, लेकिन डोटासरा का टेन्योर बहुत लंबा नहीं होगा। डोटासरा को हर हालत में रिप्लेस किया जाएगा ही जाएगा यहाँ पर। तो डोटासरा को रिप्लेस करने के बाद में अशोक गहलोत कमजोर होंगे, अशोक गहलोत को बाहर भेजा जाएगा, सचिन पायलट को ऑलरेडी बाहर भेज दिया गया है। तो ये सारी करने के बाद में नया अध्यक्ष, नया नेता प्रतिपक्ष, और वो अपनी गोटियां यहाँ पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद में एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार करेंगे। और मेरा मानना है कि 2028 के जब चुनाव होंगे तब तक इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा 2028 के चुनाव में नहीं होगा, कम होगा जी। तो भाजपा की तरफ जाते हैं। भाजपा पार्टी में एक नेता का नाम है किरोड़ी लाल मीणा। उनके लिए आमतौर पर माना जाता है जब कोई ना पूछे हाल उसके सन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर आरोप लगाए महिलाओं के मुद्दे पर, अत्याचार के मुद्दे पर, दुष्कर्म के मामले, जितने भी पेपर लीक के मामले, भ्रष्टाचार के मामले हुए, उन तमाम मुद्दों पर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। मीणा समाज नाराज है, गुर्जर समाज भी नाराज है, क्योंकि जवाहर सिंह मैडम को इकलौता राज्य मंत्री के तौर पर बनाया गया है। तो ये गुर्जर मीणा की नाराजगी आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्या भुगतनी पड़ेगी या फिर नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। वो जानती थी कि जब बिहार में जब जनगणना करवाई गई, जातिगत जनगणना, तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि वो जो कास्टिज्म था, तो पहले नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो गरीब जाति है। गरीब सब तरफ होते हैं, सब तरफ होता है, गरीब तो हिंदू गैर जाति में होते हैं। फिर उनको लगा कि नहीं, अभी भी ये जो कास्टिज्म वाला मैटर है ये हावी रह के नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिस तरीके से राम मंदिर का आगाज हुआ, उससे देश को एक तरह से दो भागों में बांट दिया गया। एक है हिंदू जो 80% के आसपास है और एक है मुसलमान। तो अब मीणा भी हिंदू है, गुर्जर भी हिंदू है। अगला जो चुनाव जो होगा वो सनातन पे लड़ा रहा है। तो जब सनातन की लड़ाई आप लड़ोगे, जब धर्म की लड़ाई आप लड़ोगे, हिंदू की लड़ोगे, तो फिर गुर्जर मीणा उस पर समाहित हो जाएगा। भाजपा की जो आगामी राजनीति है, उस राजनीति में ये जातिवाद को अलग अलग होने ही नहीं देंगे। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज की जो राजनीति है ना, उसके अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो चाहे कोई और हो, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई या नहीं दी गई। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, गृह मंत्री नहीं बनाया, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया, विभाग दिए तो उनमें काटछाट कर दी गई है। पर उसके बाद भी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई भी जाति का कितना ही बड़ा लीडर हो, सर नहीं उठा सकता, आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है अगर भाजपा में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। तो इसलिए मीणाओं में नाराजगी होगी, पर उस नाराजगी को भुनाने के लिए भी लीडर चाहिए। और आज की तारीख में कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर, चाहे मीणा जाति का हो चाहे वो गुर्जर जाति का हो, इस स्थिति में नहीं है कि वो एक कह सके, एक नैरेटिव भेज सके सेंटर तक कि अगर मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई तो ये जो मेरी कास्टिज्म है, जो मेरा कोर वोटर है, वो विद्रोह कर देगा, इसलिए मैं पावर में हूं। ये सब चीजें खत्म हो चुकी है भाजपा में। इस वक्त राजस्थान में हिजाब का मुद्दा चल रहा है। मदन दिलावर ने कहा है कि हिजाब पहन के स्कूल में नो एंट्री रहेगी। शिक्षा मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा ने भी पक्ष लिया है कि हाँ, राजेंद्र राठौड़ ने भी कुछ देर पहले कहा है कि हाँ, ड्रेस कोड होता है। तो क्या भाजपा यहाँ भी जो रंग है वो जमाने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टास्क है उसमें विजय होना। वो हर हालत में उसमें विजय होगी और होना चाहती है। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है। अब चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी कहा था, 80-20 का नारा दिया था,
लेकिन हकीकत में 80-20 के नारे पर चुनाव लड़ रही है अप्रत्यक्ष रूप से। तो उस सब को करने के लिए वो मुद्दा उठाएगी जिसे हिंदू उसके पाले में रहे, छिटक ना जाए, वो कहीं छिटक नहीं जाए या फिर इंटैक्ट हो जाए। हाँ, उसको लगे कि यार हमारी अगर कोई हिंदू के सुनने वाली पार्टी है तो यही है। क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं, आप देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, ये सब खत्म हो गए। कौन बात करता है आज की तारीख में? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुद्दों को बहुत चतुराई से हिंदू धर्म और सनातन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे में जो हिजाब का मुद्दा उठाया या चाहे कोई और मुद्दा उठाया जाएगा, उसका मकसद एक ही है कि राम मंदिर से जो एक नैरेटिव फैला है वो नैरेटिव से कहीं हिंदू वोटर बाहर ना निकल जाए। लगातार आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तब तक ये लगातार चलता रहेगा इस तरीके से। लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि फिर अगले चुनाव 2028 और 29 में है, असली बात तब पता लगेगी कि क्या वाकई में तब भी हिजाब का मुद्दा इतना खतरनाक तरीके से उठता है, क्या हिंदुओं को अटैक करने के लिए इसी तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, या उसके बाद चूंकि 2029 में चुनाव और 2028 में चुनाव है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को थोड़ा शांत कर लेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के नेता गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ये दावा कर रहे हैं कि ये पर्ची की सरकार है। बार बार ये दावा कर रहे हैं पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार, और कुछ भी निर्णय लिया जाएगा हाईकमान से आएगा और पर्ची में पढ़कर वो निर्णय लागू कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से 2 दिन पहले विधानसभा में नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये कहते हैं राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए कि ये जो बार बार पर्ची की बात कर रहे हो, ये बात कर, इनको डर है 25 सितंबर की घटना। चुप हो गए, सन्नाटा छा गया विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी वाले जितने भी विधायक है वो चुप हो गए, हंगामा करने लग गए, ये मान के चलिए, और कुछ कहने को नहीं रहा उनके पास। तो क्या नए मुख्यमंत्री ने राजनीति सीख ली है? क्योंकि उनको बताया जा रहा है वो सक्षम नहीं है, पहली बार विधायक बने हैं, तो क्या अपनी भूमिका है वो इतनी बड़ी बना लेंगे कि यहाँ टिके रहेंगे 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं होगी? देखो मनीष जी, जहां तक सवाल पर्ची सरकार का सवाल है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पर्ची सरकार है, क्योंकि पर्ची के ऊपर ही नाम लिख कर आया था और पर्ची वसुंधरा को पकड़ाई गई और वसुंधरा का पर्ची पढ़ करके रंग उड़ा, और पर्ची पढ़ करके ही वसुंधरा ने नाम बोला और उस पर्ची के आधार पर भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। और ये पर्ची सरकार यहाँ भी नहीं, मध्य प्रदेश में पर्ची सरकार और वहां छत्तीसगढ़ पर्ची सरकार है। तो पर्ची सरकार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहां तक सवाल भजनलाल शर्मा का, आपने पहला सवाल पूछा कि क्या ये अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में कल का जो सुबह उगेगा तब तक कौन मंत्री रहेगा और कौन मुख्यमंत्री रहेगा ये सिर्फ नरेंद्र मोदी अमित शाह जानते हैं। एमपी इलेक्शन तक इनको नहीं हटाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये तय है। उसके बाद में इनको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की तर्ज पर सारे बदल दूंगा स्टाइल में काम करती है, वो जब चाहे तब सारे मंत्री और सारे मुख्यमंत्री को बदल सकती है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भजनलाल मिड टर्म तक मुख्यमंत्री रहेंगे, आधे हिस्से तक, और उसके बाद में भजनलाल सरकार को अगले जो 2028 के चुनाव होंगे उसके पहले भजनलाल को रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह पर वसुंधरा राजे सिंधिया तो नहीं बन सकती है, लेकिन उनका जो प्रतिमूर्ति है, उनको जिस तरीके से ओवरलैप करने के लिए दूसरे नेता तैयार की गई है, दिया कुमारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये 2028 के चुनाव के पहले होगा, ये हो सकता है 2 साल पहले हो, 1 साल पहले हो, 6 महीने पहले हो, जब भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा कोई चांस लगते नहीं है। जहां तक भजनलाल के मुख्यमंत्री बनकर कॉन्फिडेंस का सवाल है, तो देखिए जो कुर्सी होती है ना जी, वो सब सिखा देती है। तो अब जब कुर्सी पर बैठ गए हैं तो सब तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब तरफ लोग हैं, उनको कंटेंट दिया जाता है, भाषण लिख कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली बोलेंगे क्योंकि सब कुछ तो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो भजनलाल के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर आला कमान का हाथ है, और जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी अमित शाह का हाथ हो, आशीर्वाद हो, हाथ हो, पीछे सपोर्ट हो, बैक पे हाथ हो, तो फिर उस व्यक्ति को वो कुछ भी कर सकता है, उसको ना तो किसी का डर होना चाहिए। जहां तक सवाल सरकार का, सरकार तो देखिए ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। कांग्रेस के समय भी लगातार ये आवाज उठती थी ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। चांदना ने तो बाकायदा ट्वीट किया, जलालत भरे पद से मुझे मुक्ति दे दीजिए, इस तरह के ट्वीट भी है उस समय, और बाकी लोगों ने भी आरोप लगाया, लोग बाग धरने पर बैठ के अपनी सरकार के खिलाफ। सरकार बेसिकली क्या होता है, अब जो कल्चर बदल गया, अब वो मंत्री ना तो उस कैलिबर के हैं ना उस लेवल के हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पंत आए हैं
चीफ सेक्रेटरी बनकर के, तो जब से आए तब से देखिए वो कभी जेडीए जा रहे हैं, कभी कलेक्टेड जा रहे हैं, सारे फाइलें उठाते हैं। तो मुझे तो कई बार लगता है कि जो काम एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, अचानक कहीं पर भी छापामार पद्धति जा रहा, बंद कर रहे हैं काम को। अब उसके अलावा सुनते हैं कि जो गुजरात कैडर है वहां से जेपी गुप्ता यहाँ पर आ रहे हैं, तो वहां फाइनेंस देख रहे हैं वहां पर, तो वो यहाँ पे आएंगे, बाकी लोग भी यहाँ पर आएंगे। तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट चलाते हैं सरकार, और जिस तरह की गवर्नमेंट यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है राजस्थान में, उसमें डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। तो भजनलाल शर्मा फ्रंट फेस है, एक चेहरा है सामने, पीछे ब्यूरोक्रेट्स है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुर्सी सब सिखा देती है, तो उसी अंदाज में भजनलाल शर्मा सब सीख जाएंगे, भाषण देना भी सीखेंगे, बाकी करना भी सीखेंगे। अभी वो एसएमएस तो गए हैं, एक बार एसएमएस जा चुके हैं, एक बार थाने में जा चुके हैं, पार्क में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पार्क में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पार्क में घूमते रहना। देखिए ये सब क्या होता है मनीष, फौरी चीजें हैं ये। अब मैं जब वो एसएमएस गए तो मैंने कुछ मित्रों से एक सवाल पूछा कि भजनलाल शर्मा किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं है, आई तो इसी दुनिया से है। क्या वो आज के पहले जमीन पे नहीं थे? आज के पहले जयपुर में नहीं थे? क्या कभी एसएमएस नहीं गए? उनको नहीं पता एसएमएस का क्या हाल है? अगर एसएमएस का हाल दुरुस्त करना हो तो व्यक्ति सीएमआर बैठकर भी कर सकता है। एसएमएस जाना सिर्फ फोटो खिंचवा के बाकी दिखाना कि देखो मैं काम कर रहा हूं, एक्टिव हूं मैं, एक्टिव हूं, ये हर व्यक्ति करता है। जब कोई नया मेयर बनता है तो कार में बैठ के और शहर भ्रमण पे निकलता है कि मैं देखता हूँ गंदगी कहाँ कहाँ है। उससे पूछना चाहिए कि मेयर बनने के पहले मैं स्कूटर पे और आप कार में घूमते थे, आपको नहीं पता गंदगी कहाँ का है? आपको नहीं पता सफाई कर्मचारी कैसे काम करते हैं? सबको पता है। भजनलाल शर्मा को पता है कि एसएमएस की क्या हाल है, थानों की क्या हाल है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए, अखबारों में ये सब कुछ बताने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। क्या भजनलाल शर्मा एसएमएस गए तो एसएमएस की स्थिति सुधर गई? क्या वहां डॉक्टर समय पर आ रहा है? क्या वहां पर दवाइयां समय पर मिल रही है? क्या वहां साफ सफाई पूरी है? आज भी जाके देख लीजिए, एसएमएस में वही हालत है। आज आप थाने में चले जाइए, क्या थाने सुधर गए? उसके बाद में आप एक थाने का विजिट करते हैं तो ये सब क्या होता है, फौरी रस्में होती है। जब भी कोई एक राजनेता या कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो वो हर मुख्यमंत्री ये काम करता है, वो भी काम कर रहे हैं, एक परिपाटी है। अब आप इसका जो आकलन होगा वो सही आकलन आपको 1 साल या 2 साल बाद मिलेगा कि वो कितना कर पाए, कितना रन पाए हैं। जैसा कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा विधानसभा में कि कुछ भारतीय जनता पार्टी, आप तो वहां रह रहे हैं ओटीएस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी कार सेवा करने में लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कार सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? मेरे ख्याल में आपको इसका हम सबको 1-1.5 साल बाद पता लगेगा। 1 साल से लेकर 2 साल तक इंतजार। 25 सीटें थी है, और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट आरएलपी से एनडीए ने गठबंधन के तहत छोड़ी थी, नागौर की। अब की बार भाजपा की तरफ तो वो जाएंगे नहीं। जिस प्रकार से नाता तोड़ लिया, 3 कृषि कानून लाए गए थे, उसके बाद अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल जा सकते हैं, और चाहते भी हैं अंदरूनी रूप से कि गठबंधन हो जाए क्योंकि मैं फिर से सांसद बन जाऊं। क्या कांग्रेस पार्टी राजी होगी तो 2-3 जाट नेता ऐसे, हरीश चौधरी, दिव्या मदेना, जो नहीं चाहते कि कांग्रेस की तरफ ये आए या सपोर्ट मिले, और वहीं कुछ नेता मान के चले जा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे कुछ नेता है जो चाहते हैं कि आ जाए, हमें भी फायदा मिलेगा और हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा। तो क्या हम नाता होते हुए देख सकते हैं कांग्रेस और आरएलपी का नागौर लोकसभा सीट से? देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर भी जहां तक मेरी जानकारी है कि आरएलपी और कांग्रेस में बात चली थी कि वो पैक्ट कर लें, लेकिन सीटों को लेकर के समझौता हुआ नहीं। अशोक गहलोत ने, दरअसल विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं और मेरी जो योजना है लोक लुभावन, उसके आधार पर बहुत आराम से जीत जाएंगे। तो उन्होंने भाव दिया नहीं, और जब भाव देने की बात भी की तो 1 या 2 सीट उनको ऑफर हुई शायद उस समय, या 5 सीट ऑफर हुई होगी। उस पर चूंकि बेनीवाल को नहीं मानना था तो वो चुनाव हार गए। अगर विधानसभा चुनाव के अंदर बेनीवाल साथ में होते और उनका जो वोट परसेंटेज है अगर वो इनके पास शिफ्ट हो जाता तो डेफिनेटली ये जो कमी है वो इनकी बहुत आराम से भरपाई हो सकती थी और विधानसभा के रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। अब उस समय चूंकि अशोक गहलोत पावरफुल थे, ना तो खड़गे की चल रही थी ना किसी और की चल रही थी, तो नहीं हुआ। जहां तक अब का सवाल है, एक हनुमान बेनीवाल को चूंकि सिर्फ 1 सीट मिली है, वही बेमुश्किल से 2000 कुछ वोटों से जीते हैं वो 23 वोटों से, तो उनकी एक बात समझ में आ गई है कि स्थिति उनकी बहुत अच्छी है नहीं है। और तो ऐसे में ये संभावना है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में पैक्ट कर लें 1 या 2 सीट के लिए। कांग्रेस का जहां तक सवाल है कि अब चूंकि अशोक गहलोत उस पावर में नहीं है जिस पावर में पहले थे, अब जो फैसला होगा वो दिल्ली के स्तर पर होगा, तो दिल्ली ये फैसला कर सकती है। तो इस बात की आप 50% संभावना मान सकते हैं कि शायद हनुमान बेनीवाल का पैक्ट
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में, और 1 या 2 लोकसभा का टिकट पर उनके लोग उस जो अलायंस होगा उसके तहत लड़े। लेकिन उसके बाद होगा क्या ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी संभावना 50% है भी कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल से अलायंस होगी। गहलोत के भी कई नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, पायलट के भी कई नेता है, तो क्या इन दोनों की जो गुटबाजी, खेमेबाजी रही है, बयानबाजी रही है, खाइया रही है, हाईकमान भी भर पाने में असमर्थ रही है, हाथ खड़े कर दिए हर बार, तो क्या फिर से टकराव होगा सीटों के बंटवारे को लेकर कि मेरे युवाओं को मौका मिले या मेरे युवाओं को मौका मिले, क्या हो सकता है? इस बार टकराव होने की संभावना कम है, क्योंकि ना तो गहलोत उस पावर में है ना पायलट पावर में है। अब जो फैसला होगा खड़गे के स्तर पर या सर्वे के आधार पर किया होगा। सर्वे तो अब देखिए, सर्वे तो ये कांग्रेस जो भी पार्टी होती है वो कहती है हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, पर सर्वे के आधार पर कितने टिकट दिए अभी डालते हैं। अगर सर्वे के आधार पर आप टिकट देते तो फिर सर्वे तो साफ कह रहा था 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर कि अगर कांग्रेस ने अपने पुराने विधायकों को नहीं बदला, चुनाव मंत्रियों को नहीं बदला, सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। लेकिन फिर भी सर्वे धरे रह गए और उनको टिकट मिला। तो सर्वे तो पार्टियों का एक बहाना होता है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, बेसिकली एक शेल्टर है कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, होता वही ऊपर वाला चाहता है। तो फैसला चूंकि ऊपर से होगा और गहलोत हारने के बाद में अब उनके पास वो पावर नहीं है। अगर वो जीत जाते तो पावर में होती, और हारने के बाद में अब वो इस स्थिति में है नहीं कि वो डोमिनेट कर सके। पायलट का जहां तक सवाल है, पायलट को बहुत अच्छे समझ में आ गया कि डोमिनेट वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार क्लेश उस स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि जो फैसला होगा वो खड़गे या राहुल के स्तर पर होगा। तो इसलिए यहां पर इस तरह की लड़ाई होने की संभावना कम है। लेकिन जहां तक सवाल लड़ाई का है, तो देखिए टिकटों की लड़ाई हमेशा होती है। हर गुट कोशिश करेगा और जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा वो किसी न किसी गुट का होगा, तो उस गुट की हार, उस गुट की जीत को हम मानेंगे। पर मुझे लगता नहीं कि लड़ाई आमतौर पर टीकाराम जूली को लेकर भी माना जा रहा है कि वो भंवर जितेंद्र सिंह के खास है, ना गहलोत ना पायलट के। तो देखो, जब जूली बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष, तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब वो सचिन पायलट को भी दरकिनार करेंगे और अशोक गहलोत को भी दरकिनार करेंगे। इन दोनों के साए में रह के वो अपना वजूद नहीं बना सकते। वजूद बनाना होगा तो इनको अलग करना होगा, तो इनके साथ तो नहीं चलेंगे। अब इनके साथ नहीं चलेंगे तो भंवर जितेंद्र सिंह के साथ जाएंगे या किसी और के साथ जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है कि किस व्यक्ति के माध्यम से राजस्थान की राजनीति को साधते हुए सेंटर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सेंटर को भी साधना है, राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका, सबको। तो वो उस तरीके से काम करेंगे। तो वो 2 वे पर काम करेंगे। पहला, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को किनारे करना है, अपना वजूद बनाना है, और दूसरा एक नई टीम खड़े करते हुए सेंटर पर एक रास्ता तैयार करना है, ताकि आने वाले कल में उस रास्ते के अंदर कोई और व्यक्ति अशोक गहलोत या सचिन पायलट आकर के 2018 की तरह डाका नहीं डाल दे। तो ये होगा। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा कि अशोक चांदना और सचिन पायलट एक साथ नजर आए हैं। मौका था, अशोक चांदना के पिता का निधन हो गया था, तो बैठक में बैठने गए थे सचिन पायलट, और एक गाड़ी में नजर आए दोनों ही नेता। और जिस प्रकार से अशोक चांदना ने एक बार एक सभा में जूते फेंक दिए थे कुछ गुजर समाज के लोगों ने अशोक चांदना पर, और वो वहाँ से चले गए थे और ट्वीट किया था कि अगर मुझ पर जूते फेंकवा कर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसा कुछ बन जाए, क्योंकि अभी मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। क्या दोनों गुजर नेता जो कि प्रभावशाली है, कद है दोनों का गुजर समाज में, एक आते हैं तो क्या लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गुजरों में एक नाराजगी है, और नाराजगी सचिन पायलट का जो जिस तरीके से लानत मनानत की गई उसको लेकर उनकी नाराजगी है। सचिन पायलट से बड़े लीडर तो गुजर नेता कोई हो नहीं सकता यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। जहां तक चांदना का और इनके एक साथ आने का है, तो देखिए क्या होता है, एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती हैं। खासतौर पर एक समाज से, एक समाज के, वो कोई भी हो, वो किसी भी तरह का समाज हो, क्योंकि प्रभुत्व वाला लीडर एक ही बनेगा। लीडर तो एक होगा प्रभु, जिसका वहां डोमिनेट करेगा वो। इसलिए ऐसे में ये कहना है कि दोनों साथ दिखना, साथ तो गहलोत और पायलट भी दिखे थे इस चुनाव के अंदर। उन्होंने कह भी दिया था हमारे सारे झगड़े खत्म हो गए, पर क्या जनता को नहीं पता कि आपके झगड़े खत्म नहीं हुए। तो सचिन पायलट और चांदना एक साथ हो जाएंगे दिल से, मन से, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि जिस समाज के लीडर हैं, उस समाज के उसके फॉलोअर्स को काट के तो लीडर बनेंगे बड़े।
ऐसे में वो साथ होकर के सरेंडर कर देंगे। तो दिखावटी रूप से साथ हो सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। जहां तक उनके साथ होने से इसका सवाल है कि भाई क्या गुजर वोट लोकसभा चुनाव मिल जाएंगे, तो देखिए मैंने कहा ना, लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल अलग ही तर्ज पर लड़ा जाएगा। वो गुजर और इस पर लड़ा ही नहीं जाएगा, वो जिस सनातन पर, जिस हिंदू धर्म पर, जिस हिंदू अस्मिता के ऊपर लड़ा जाएगा, वहां ना गुजर गुजर रहेगा, ना मीणा मीणा रहेगा। या तो कांग्रेस या विपक्षी दल उसको काट दे, नैरेटिव अलग चला जाए, मुद्दे अलग कर दें, महंगाई कर दें, पेट्रोल कर दें, डीजल कर दें, और कुछ कर दें, तब तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर पूरा चुनाव सनातन पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू अस्मिता के ऊपर शिफ्ट हो गया, राम मंदिर पर शिफ्ट हो गया, तो फिर गुजर मीणा वाला बात ही खत्म हो जानी है। उसके बाद सचिन पायलट चांदना एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि अगले 1 महीने में, यानी फरवरी के महीने में, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चुनाव किस दिशा पर जा रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। क्या विपक्षी दल, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, क्या वो ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे इनमें सेंध लगाई जा सके, या ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे दोनों नेता एक आए। और अगर वो चेंज होगा तो फिर आप कुछ कह सकते हैं कि कुछ फर्क पड़ने की संभावना है। खैर, तो देखना होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जो उन्होंने कहा योगेंद्र गुप्ता जी ने, कि काट नहीं मिल रही है सनातन के मुद्दे पर, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने राम मंदिर का जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस तरह से भव्य बनाने की कोशिश की थी, और भव्य बनी भी, छोटी दिवाली के तौर पे मनाया गया, हिंदू समाज के लोग काफ़ी खुश नजर आए। तो देखना होता है कि भाजपा का एक कदम, सियासी कदम किस ओर जाता है, क्योंकि 2018 में भी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन 2019 में 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। मुद्दे कुछ और काम करते हैं केंद्र के लेवल तक। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरा सती योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।